जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेट सेंटर पर। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना इंडियन इकोनॉमिक्स का जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया बेटा। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग करेंगे अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट। तो थर्ड चैप्टर का नाम है बेटा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, दैट इज एलपीजी। ठीक है, जो कि हम लोगों ने 1991 में अडॉप्ट की थी। तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा बेटा कि जो हमारी पॉलिसी हम लोगों ने 1950 से 1990 तक फॉलो की, उसमें ऐसी क्या कमियां थी कि 1991 में हमें अपनी पॉलिसी को चेंज करना पड़ा। ठीक है, आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने जब स्वतंत्रता प्राप्त की, यानी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, हम लोगों ने अपना मिक्स्ड इकोनॉमी जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो फॉलो किया था। अब देखिए, नाम था मिक्स्ड इकोनॉमी, बट फैक्ट क्या है, जो हमारा बेटा पब्लिक सेक्टर था ना, वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर डोमिनेट कर रहा था और प्राइवेट सेक्टर को हमने पूरी तरह से इग्नोर किया था। तो कहीं ना कहीं हमारी पब्लिक सेक्टर की जो डोमिनेंसी है, जो पब्लिक सेक्टर हमारी इकोनॉमी पर डोमिनेट कर रहा था, वो हमारे लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स रहा कि हमारी जो पॉलिसी है उसमें हमें चेंज करने की नौबत आ गई। इसके साथ साथ 1950 से 1990 की जो पॉलिसी थी, आप लोगों ने पढ़ा, हमने बहुत सारी उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। जैसे प्राइवेट सेक्टर की तो हमने बात कर ली कि वो तो केवल सेकेंडरी रोल प्ले करेगा, बट अगर हम देखें, हम लोगों ने जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस की पॉलिसी अपनाई, हमने जो फॉरेन कंट्रीज के साथ इन्वेस्टमेंट पर कोटा फिक्स कर दिया या रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, हमने जो टैरिफ रेट बढ़ा रखा था, उससे भी हमारी इकोनॉमी पर एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा बेटा। और यही रीजन था कि 1991 आते आते हमारी इकोनॉमी की कंडीशन ऐसी हो गई कि हम लोगों को अपनी इकोनॉमी में अपनी पॉलिसी को चेंज करने के अलावा कोई और जो है उपाय नहीं दिखा। ठीक है, 1991 एक ऐसा ईयर था हमारे लिए जहां पर हमारी इकोनॉमी बहुत ही क्रूशियल कंडीशंस में थी और कोई भी दूसरा देश हमें उधार देने के लिए तैयार नहीं था। तो सबसे पहले आज की क्लास जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो यहीं से स्टार्ट करेंगे कि रीजन क्या थे जिसकी वजह से हमें अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज करना पड़ा। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की क्लास। जब हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते ही सबसे पहले हमें सीखना है रीजन बिहाइंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, कि वो कौन कौन से रीजन थे जिससे 1991 में हमारे इकोनॉमी को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने पड़े। क्लियर? तो जो सबसे पहला रीजन है बेटा वो है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। हम सब लोगों को पता है बेटा, अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारी गवर्नमेंट थी, जो हमारे पॉलिसी मेकर थे बेटा, उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया था जिसमें पब्लिक सेक्टर भी होगा और प्राइवेट सेक्टर भी होगा। बट 1950 की जो पॉलिसी थी बेटा, उसमें ये बहुत क्लियर कर दिया गया था कि हमारे इकोनॉमी में जो पब्लिक सेक्टर है बेटा वो केवल डोमिनेट करेगा, प्राइवेट सेक्टर विल बी प्ले ओनली सेकेंडरी रोल। यहां पर सेकेंडरी रोल का मतलब सिंपल सा ये था कि जो प्राइवेट सेक्टर है बेटा उसको पूरी तरह से इग्नोर किया गया था। यानी ज्यादातर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो सब किसके ऊपर बेस्ड थी बेटा? पब्लिक सेक्टर के ऊपर बेस्ड थी। बट परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। जो परफॉर्मेंस थी पब्लिक सेक्टर की वो बहुत डिसअपॉइंटिंग थी बेटा। कुछ फर्म्स, कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ दें तो ज्यादातर जो इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर में ऑपरेट कर रही थी, दे वर बियरिंग ह्यूज लॉस। उनमें से ज्यादातर बहुत बहुत घाटे में चल रही थी और वो हमारी इकोनॉमी के लिए एक डेड वेट लॉस बन गई थी बेटा, जिनको हमारी गवर्नमेंट चाहकर भी बंद नहीं कर पा रही थी। और ह्यूज लॉसेस की वजह से 1991 आते आते हमारी कंडीशन ऐसी बन गई कि हमारी गवर्नमेंट मजबूर हो गई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए। क्लियर? तो पहला पॉइंट बेटा पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। दूसरा पॉइंट है बेटा डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो सबसे पहले आपको बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पता होना चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पूरा एक चैप्टर भी पढ़ा था। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ
इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि भाई किन किन एक्टिविटीज से ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आया और किन किन एक्टिविटीज से हमारे देश से फॉरेन एक्सचेंज गया। इसका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, इसका जो स्टेटमेंट है उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा था बेटा, घाटे का था। डेफिसिट मतलब घाटे का था। तो घाटे का मतलब क्या था बेटा, घाटे का मतलब था कि हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा था कम और हमारे देश से फॉरेन एक्सचेंज जा रहा था ज्यादा। यहां तक कि हम लोगों ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी भी फॉलो की, बट उसके बावजूद भी हमारे जो इंपोर्ट थे वो बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। और दूसरी तरफ जो हमारे एक्सपोर्ट थे बेटा, उनकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बहुत कम थी, क्योंकि वी वर प्रोड्यूसिंग लो क्वालिटी गुड्स। हमारे देश में जो क्वालिटी ऑफ गुड्स थी बेटा वो बहुत लो थी और उनके प्राइसेस भी इंटरनेशनल मार्केट में काफी ज्यादा थे। तो यहां पर हो क्या रहा है, एक्सपोर्ट कम थे और हमारे इंपोर्ट बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है बेटा वो नेगेटिव था, जो हमारा बीओपी है बेटा वो नेगेटिव था। यानी हमारे देश से फॉरेन एक्सचेंज जा रहा था ज्यादा और आ रहा था कम, ठीक है। तो बीओपी भी हमारा घाटे। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, इन्फ्लेशनरी प्रेशर मतलब स्फीतिकारी दबाव। स्फीतिकारी का मतलब होता है बेटा जब अर्थव्यवस्था में लगातार कीमतें बढ़े। इन्फ्लेशन का मतलब होता है बेटा इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्स्टेंटली, लगातार कीमतों का बढ़ते रहना, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा कि हमारी इकोनॉमी में हमें रिफॉर्म्स के लिए जाना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर कीमतें बढ़ने के पीछे दो रीजन थे बेटा। पहला था इंक्रीज इन मनी सप्लाई, यानी 1991 में हमारी इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो बढ़ रही थी बेटा। तो बढ़ने की वजह से क्या होता है, इकोनॉमी में लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाता है, और जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी में, यानी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है, तो उससे भी कीमतें बढ़नी शुरू हो गई थी। क्लियर बेटा। और दूसरा पॉइंट था बेटा शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल गुड्स, ठीक है। हमारी इकोनॉमी में टिल 1991 जो एसेंशियल गुड्स है बेटा उनकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी बट उनकी डिमांड भी ज्यादा थी, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, डिमांड थी ज्यादा और अवेलेबिलिटी थी कम, शॉर्टेज भी थी, ठीक है। तो वहां पर कीमतें बढ़नी शुरू हो गई। तो ये दो रीजन थे बेटा, पहला इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, दूसरा शॉर्टेज ऑफ नेसेसरी और एसेंशियल गुड्स। क्लियर। तीसरा पॉइंट है बेटा फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिसको बेटा हम फॉरेक्स रिजर्व भी कहते हैं, विदेशी विनिमय, ये भी आपने जो है अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, पूरा एक चैप्टर इसके बारे में भी है बेटा। तो 1991 तक हमारे साथ क्या हो रहा था, हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था बेटा, जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व था मतलब विदेशी मुद्रा का स्टॉक, वो बिल्कुल घटना शुरू हो गया था। और 1991 में ये बिल्कुल अपने मिनिमम लेवल पर आ गया था बेटा। इतना लेवल हो चुका था कि हम लोग केवल ज्यादा से ज्यादा 2 वीक के लिए इंपोर्ट कर सकते थे। इससे ज्यादा इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व नहीं था। दूसरा, हमारे पास फॉरेन जो एक्सचेंज रिजर्व है बेटा वो इतना भी नहीं था कि जो हमने इंटरनेशनल लोन ले रखे थे, जो दूसरे देशों से हमने लोन ले रखे थे बेटा, हम उन पर इंटरेस्ट पे कर सके। तो इससे पता चलता है कि हमारे यहां पर उस टाइम पर फॉरेक्स रिजर्व क्राइसिस आ रखा था, ठीक है। यानी विदेशी मुद्रा का जो स्टॉक है बिल्कुल मिनिमम लेवल पर था और हमें पता था कि अगर हमने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज नहीं किया तो हम लोग इसको कभी भी बढ़ा नहीं पाएंगे। देखिए, इससे पहले हम लोग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी फॉलो कर रहे थे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी से क्या होता है बेटा, आपका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो विदेशों में नहीं जाएगा, क्योंकि वो गुड्स जो आप इंपोर्ट कर रहे थे उनको अपने देश में बनाना शुरू कर दिया। बट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी से कभी भी आपके यहां पर फॉरेन एक्सचेंज आएगा नहीं, ठीक है। ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक्स था हमारी उस पॉलिसी का। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस की बजाय हम लोगों को एक्सपोर्ट प्रमोशंस पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज आता है बेटा वो तभी आएगा जब हमारी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट का लेवल बढ़ेगा। तो आप समझ सकते हैं क्यों 1991 में हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व का स्टॉक था वो मिनिमम लेवल पर पहुंच चुका था। क्लियर बेटा। तो इसी को बोला गया फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फिर है बेटा ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स। अब क्योंकि हमारा जो पब्लिक सेक्टर जो मेन रोल प्ले कर रहा था बेटा वो घाटे में जा रहा था, तो उस घाटे को पूरा करने के लिए, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा बेटा, लोन लेना पड़ा, ठीक है। लोन किससे लिया, पब्लिक से भी ले लिया,
आरबीआई से भी ले लिया और साथ साथ विदेशों से भी हमने लोन ले लिया, ठीक है। बट हमारी इकोनॉमी में जो हमारा गवर्नमेंट का रेवेन्यू था, ठीक है, वो इतना कम था कि गवर्नमेंट जो है अपने खर्चों को पूरा नहीं कर पा रही थी। उसकी वजह से क्या हो रहा था, गवर्नमेंट बार बार लोन के ऊपर डिपेंडेंट हो रही थी। तो इन 1991 जब हम 1991 तक पहुंचे तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर, हमारे गवर्नमेंट के ऊपर जो डेब्ट यानी लोन, उसका जो बर्डन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, ठीक है। और इसकी वजह से कोई भी दूसरा देश हमें लोन देने के लिए भी तैयार नहीं था। क्लियर बेटा, ये था आपका 5वां पॉइंट। तो बेटा जो आपका 6 पॉइंट है, नाम है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि गवर्नमेंट ने जो हमारे इंटरनल रिसोर्सेज थे उनको अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि हम लोग कभी भी जो है हमारा रेवेन्यू सरप्लस जनरेट नहीं कर पाए। जबकि होना क्या चाहिए था कि अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना चाहिए था कि वी कैन जनरेट सरप्लस रेवेन्यू, क्योंकि उस टाइम पर बेटा हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट था, पॉवर्टी था, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था। तो उसके लिए हमें सरप्लस रेवेन्यू चाहिए था। बट प्रॉब्लम क्या, सरप्लस तो छोड़िए, हमारे अपने खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे थे। गवर्नमेंट इवन अपने इंटरनल रिसोर्सेज जैसे टैक्सेशन वगैरह से कोई एडिशनल रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही थी। क्लियर। तो इसकी वजह से क्या हुआ बेटा, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू से ज्यादा हो गए, और हमारी कंडीशन और ज्यादा खराब तब हो गई बेटा जब हमने जो फॉरेक्स रिजर्व, जो हमने विदेशी मुद्रा उधार ली थी दूसरे देशों से या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से, उनको हमें खर्च करना पड़ा अपनी कंजम्पशन नीड्स के ऊपर। तो इससे क्या हो रहा था, एक तरफ तो हमारा जो रेवेन्यू है वो जनरेट नहीं हो रहा था, यानी हमारा जो इंटरनल सोर्स है उसमें भी घाटा चल रहा था। दूसरा हम लोग कर क्या रहे थे, जो फॉरेन एक्सचेंज हमने उधार लिया था उसको हम इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने की बजाय अपनी डेली नीड्स, अपनी कंजम्पशन नीड्स को फुलफिल करने के लिए खर्च कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था बेटा, हमारे ऊपर बर्डन ऑफ इंटरनेशनल लोन भी बढ़ता जा रहा था। तो ये सारे रीजन रहे कि भाई हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ी 1991 में। इसके अलावा अब हमारे पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत मिजरेबल थी, बड़ी दयनीय स्थिति में हमारी इकोनॉमी पहुंच चुकी थी बेटा। तो यहां पर हम लोग अब जाते हैं वर्ल्ड बैंक के पास और आईएमएफ के पास, ठीक है, सहायता मांगने के लिए। ठीक है, तो कैसे उन्होंने हमें सहायता दी, कितने बिलियन डॉलर्स की उन्होंने हेल्प की, और उसके लिए उन्होंने क्या कंडीशन रखी, ये अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अब 1991 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस था बेटा, इसने हमें फोर्स किया कि हम लोग सहायता के लिए जाएं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के पास, क्योंकि यही उस टाइम पर दूसरे देशों की सहायता करता है, हर देश की सहायता करता है जहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है। और हमारे ऊपर बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस था बेटा, क्योंकि कोई दूसरा देश हमें हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। क्लियर। और उस टाइम जब हमने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को अप्रोच किया लोन के लिए बेटा, तो उन्होंने हमें 7 बिलियन यूएस डॉलर का लोन प्रोवाइड किया। बट ये जो लोन था बेटा, ये कंडीशनल लोन था। ये कौन सा लोन था बेटा, कंडीशनल लोन था। और उस टाइम के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने कंडीशन एक्सेप्ट कर ली। और वो जो कंडीशन थी बेटा, वो कंडीशन थी पहला लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब था कि जो आपने अपनी इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, सबसे पहले वो हटानी पड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर के लिए लिबरलाइज होना पड़ेगा आपको। लेट देम प्ले विद द पब्लिक सेक्टर, उनको पब्लिक सेक्टर के साथ कंपीट करने दो। उनको जो उनके ऊपर आपने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं वो रेस्ट्रिक्शंस हटा दो। पहली कंडीशन ये थी। दूसरा, गवर्नमेंट सेक्टर का जो रोल है उसको रिड्यूस करो, जो पब्लिक सेक्टर का रोल है वो रिड्यूस करना था। ठीक है। और तीसरा जो था बेटा, वो था रिमूवल ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड,
जो आपने इंटरनेशनल ट्रेड पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, हमने इंपोर्ट कोटा फिक्स किया हुआ था, हमने जो है इन्वेस्टमेंट पर, ठीक है, मूवमेंट ऑफ कैपिटल पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, इसके साथ हमने टैरिफ रेट बढ़ा रखे थे, तो उनको लेके भी उन्होंने हमारे साथ कंडीशंस रखी कि आपको वो सारी रेस्ट्रिक्शंस जो इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर आपने इंपोज कर रखी हैं उसको आपको हटाना पड़ेगा। इसका दूसरा मतलब था ग्लोबलाइजेशन, इसका दूसरा मतलब था ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। और यहीं से हमारी इकोनॉमी में एक चेंज आया और हमें एक नई पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ी जिसका नाम रखा गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, दैट इज एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्लियर? तो बेटा आज की क्लास में केवल इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा लिबरलाइजेशन के बारे में। तब तक के लिए जय श्री राम।